नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। पंजाब के अमृतसर में इटली से आई एक फ्लाइट के 179 यात्रियों में 125 के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप मच गया। बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में रात से सख्ती बढ़ा दी गई, जबकि दिल्ली में 2 बाजार बंद कर दिए गए। समाजवादी पार्टी पर विवादास्पद टिप्पणी करने की वजह से यूपी के संभल में असदुद्दीन ओवैसी को विरोध का सामना करना पड़ा और गुजरात के सूरत में एक टैंकर से जहरीली गैस लीक होने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बड़ी खबर पीएम की सुरक्षा में चूक से जुड़ी। गृह मंत्रालय ने इस मामले में पंजाब सरकार और खुफिया एजेंसियों से बात कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका, वहां से लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। आरोप यह भी लग रहे हैं कि पंजाब सरकार ने तय समय पर रिपोर्ट नहीं दी, लिहाजा गृह मंत्रालय अपनी तरफ से जानकारी जुटा रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में प्रदेश सरकार से जो जानकारी मांगी गई उसे तुरंत केंद्र सरकार को देनी चाहिए। लेकिन इल्जाम है कि सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर ऐसा नहीं हुआ। इस बीच सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर की बात और पूरी घटना की जानकारी ली। एहतशाम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, क्या पता चल रहा है और इस पर? जी किशोर, ये जो प्रधानमंत्री के कैवलकेड में सुरक्षा चूक हुई है, इसको लेकर गृह मंत्रालय काफ़ी सख्त हो गया है और यहाँ के जो सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी हैं वो इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। खुफिया एजेंसियाँ जो लगातार काम करती हैं उनसे भी जानकारी मांगी गई है। जिस स्पॉट पे ये सारा मामला हुआ वहाँ से भी जानकारी इकट्ठा की गई है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय अब वो प्रक्रिया शुरू कर चुका है कि किस तरह से जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए। वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। जबकि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर सुरक्षा में हुई चूक के पीछे खालिस्तान समर्थक संगठन का हाथ होने का शक जता दिया। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब के फिरोजपुर के रास्ते में रोक दिया था, जिसकी वजह से पीएम का दौरा ही रद्द करना पड़ा, जिसके बाद शक जताया गया कि यह सोची समझी साजिश थी। बीजेपी ने इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझाने के लिए एक वीडियो तक जारी कर दिया और शक जताया कि प्रधानमंत्री का काफिला रोकने की साजिश खालिस्तान समर्थक संगठन की हो सकती है। यही नहीं, वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि एक दिन पहले पंजाब के फिरोजपुर के रास्ते में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ क्या, कैसे और क्यों हुआ। बीजेपी की ओर से जारी इस वीडियो में क्रोनोलॉजी तो समझाई ही गई, साथ ही कई सवाल भी पूछे गए, जैसे अगर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते तो क्या होता, दंगे और खून खराबा। क्योंकि वीडियो के हिसाब से 4 जनवरी को ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देने की धमकी दे दी गई थी। एक और इस वीडियो के जरिए खालिस्तान समर्थक संगठन के षड्यंत्र के संकेत दिए गए, तो दूसरी ओर उसी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें पन्नू ने बोल दिया कि एक दिन पहले फिरोजपुर मोगा हाईवे पर खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के लोगों ने प्रदर्शन किया था। 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम उदों शुरू हो गई। तिरंगे वाले पंजाब नूं छड्ड के दिल्ली वापस पहुंच गए। बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की थी, लिहाजा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा, जिस पर सुनवाई हो सकती है। बीजेपी बार बार यह कह रही है कि पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई उसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है, और अगर उसने प्रधानमंत्री के रूट पर सही इंतजाम किए होते तो उनका दौरा रद्द नहीं करना पड़ता। यही नहीं, बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया कि पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए। फिरोजपुर के एक बीजेपी नेता ने जो वीडियो जारी किया उसमें पुलिस वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकते नजर आए। यही नहीं, बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया कि पंजाब पुलिस खुद किसानों को प्रधानमंत्री के काफिले के रास्ते में लाई थी। पुलिस वाले इनको लेके आए एस्कॉर्ट करके और इनको वहां ब्रिज के ऊपर बिठाया। इस बीच किसान नेता सुरजीत सिंह फूल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम की रैली में जाने से रोकने के लिए किसानों को बधाई दी। रोड जाम करके उन्हां नूं बीजेपी दे लीडरां नूं कच्चे राहां उत्तों दी पाणियां विच दी लंघाया, इहदे तुसीं बधाई दे हकदार हैं। प्रधानमंत्री का फिरोजपुर का कार्यक्रम रद्द होने पर बीजेपी और कांग्रेस में ठनी हुई है, और पंजाब के बीजेपी के कई नेता तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर चुके हैं।
इस बीच इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। राष्ट्रपति ने एक दिन पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उस पर चिंता जताई। करीब 10 से 15 मिनट तक यह पूरी की पूरी मुलाकात चली और इससे पहले राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को फोन किया था इस घटना के बाद और उनकी कुशलक्षेम जाना था। जबकि पंजाब के सीएम चन्नी ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर हो रहे हमलों का जवाब किसानों के मुद्दे से दिया। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ किसानों को, वो मेरा कसूर है। आप पे आंच ही नहीं आ सकती थी, आपके नजदीक भी कोई नहीं था, 1 किलोमीटर के अंदर कोई बंदा नहीं आया। चरणजीत चन्नी एक दिन पहले ही बोल चुके हैं कि उनकी सरकार ने कोई लापरवाही नहीं की और प्रधानमंत्री का रूट अचानक बदला था, जिसकी उन्हें जानकारी ही नहीं थी। लेकिन पंजाब सरकार की इन दलीलों पर बीजेपी ने भरोसा नहीं किया और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया और देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिसकी एक तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से भी सामने आई। वहां कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी की युवा इकाई बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय की ओर मार्च निकालने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की बैरिकेडिंग भी काम नहीं आई। कुछ लोग तो वहां लगे बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते रहे। पूरे उत्तराखंड का युवा यहाँ पर इनके ये कुकृत्यों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आया। प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने में नाकाम रहे और कई लोग कांग्रेस भवन के बिल्कुल करीब पहुंच गए। चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेस भवन है, कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस भवन के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कांग्रेस के विरोध में पुतला भी जलाया और फिर सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यह विरोध सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहा। देश के दूसरे राज्यों से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई और दिल्ली के दुर्गापुरी चौक पर भी बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन की अगुवाई में इकट्ठा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का पुतला जलाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की। प्रधान सेवक है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ये पंजाब की सरकार को शोभा नहीं देता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तानी चन्नी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ता पंजाब के सीएम का पुतला लेकर मार्च निकालते दिखाई दिए। इसके बाद एक जगह पर इकट्ठा होकर उन्होंने पुतले को आग लगा दी। उधर दिल्ली में बीजेपी के लोगों ने इस मुद्दे पर मशाल जुलूस निकाला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ के विरोध में दिल्ली के मोतीनगर इलाके में पार्टी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने न केवल जुलूस निकाला बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला भी फूंका। सीएम का काफिला जो रुकना पड़ा है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मोर्चे हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। इसी तरह पंजाब के अमृतसर में भी बीजेपी ने मशाल यात्रा निकाली जो कई इलाकों से होकर गुजरी। जम्मू से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां भी फिरोजपुर घटना के विरोध में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने तिरंगा और मशाल लेकर जुलूस निकाला। मिसाल रैली है, ये एक विरोध जताया जा रहा है पंजाब कांग्रेस के खिलाफ। वहीं पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। इसी तरह देश के कई दूसरे राज्यों में भी पार्टी ने प्रदर्शन किए। एक और बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर। इस मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी और सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में यह टीम जांच करेगी। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है इस टीम के बारे में? देखिए, 3 सदस्यीय कमेटी है। किशोर बलबीर सिंह जॉइंट डायरेक्टर आईबी हैं और इसके अलावा एस सुरेश आईजी एसपीजी हैं। तो यह तीनों वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि सुरक्षा से जुड़े हुए हैं किशोर, और इनके टीम में जो जांच करेगी कि आखिरकार किस स्तर पर चूक हुई और संभवतः यह उस जगह का भी दौरा करेगी। जी किशोर। शुक्रिया अमित आपका। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के पंजाब के मुख्यमंत्री को पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मुद्दे पर बात करने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई। उन्होंने इस मामले में सोनिया गांधी को आड़े हाथ ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और अपना गुस्सा दिखाया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को बीजेपी बड़ी साजिश बता रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री की सलामती के लिए पूजा की।
जिसकी एक तस्वीर भोपाल से भी सामने आई, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा की। इस पूजा के लिए वहां प्रधानमंत्री की एक बड़ी तस्वीर भी लगाई गई। पूजा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। संघीय ढांचे को आपने तार तार कर दिया और जानबूझ के खूनी खेल खेला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वाराणसी के काशी विश्वनाथ में पीएम के लिए पूजा पाठ किया। इसके अलावा वो काल भैरव मंदिर भी गए। बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है। वहीं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए यज्ञ किया। झंडेवालान मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर चल रहा है महामृत्युंजय मंत्र जाप। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस से भी आईं। वहां के एक शिव मंदिर में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दूसरे नेताओं ने प्रधानमंत्री के लिए पूजा की। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक ने कई सवाल खड़े किए। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसे रहना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। इसलिए केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने अपनी दलीलें दी। पंजाब सरकार ने दावा किया कि उसे और पंजाब पुलिस को 5 जनवरी को प्रधानमंत्री के सड़क से जाने के बारे में नहीं बताया गया था और उनका यह कार्यक्रम अचानक बना। मतलब पंजाब सरकार का कहना है कि उसे पीएम के सड़क के रास्ते जाने का पता ही नहीं था, जबकि केंद्र का दावा है कि इस बारे में 1 और 2 जनवरी को एक सुरक्षा ड्रिल हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री के बठिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा गया था। यही नहीं, खबर है कि 4 जनवरी को इस रास्ते पर रिहर्सल भी की गई थी और पंजाब सरकार को बोल दिया गया था कि अगर इमरजेंसी में प्रधानमंत्री का रूट बदलता है तो वो उसके लिए अपनी तैयारी पूरी रखे। यही नहीं, केंद्र का यह भी दावा है कि पंजाब के डीजीपी से हरी झंडी मिलने के बाद ही एसपीजी ने प्रधानमंत्री को सड़क से जाने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते इसलिए आए क्योंकि बारिश हुई थी, लेकिन पंजाब सरकार ने दलील दी कि मौसम की वजह से प्रधानमंत्री के रूट में जो बदलाव हुआ वो उसे नहीं बताया गया। जबकि खबर है कि इस बारे में भी पंजाब पुलिस से बात हुई थी कि अगर मौसम बिगड़ा तो प्रधानमंत्री के लिए सड़क से जाने का इंतजाम किया जाए। इस बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे के लिए जो सुरक्षा इंतजाम किए थे उससे जुड़े निर्देशों की एक चिट्ठी भी सामने आई। ये निर्देश पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किए थे और राज्य के अलग अलग हिस्सों में किसानों के जमावड़े पर अलर्ट जारी किया था। मतलब यह कि किसानों के प्रदर्शन से माहौल बिगड़ने का अंदाजा पहले से था। यही वजह रही कि पंजाब पुलिस को जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक के इंतजाम करने को कहा गया था और साफ साफ बोला गया था कि अगर कोई रास्ता जाम हो जाए तो पुलिस वैकल्पिक रूट की व्यवस्था करे ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। खासकर वीवीआईपी मूवमेंट वाले रास्तों पर, जहां जैम खुलवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात करने के लिए भी बोला गया था और उनके लिए खास तौर पर दूसरे रूट का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन ये सारे निर्देश उस समय धरे के धरे रह गए जब प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का रास्ता ही रोक दिया और पुलिस उन्हें वहां से हटा नहीं पाई। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री को लौटना पड़ा, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस बड़ी चूक पर रिपोर्ट मांग ली। वहीं पंजाब सरकार ने भी मामले की जांच शुरू कर दी और एक हाई लेवल कमेटी बनाई। इस कमेटी में रिटायर्ड जज समेत 3 अधिकारी होंगे जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बीच पंजाब के 30 पूर्व आईपीएस और आईएएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जानबूझकर खिलवाड़ हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर केंद्र और पंजाब सरकार, बीजेपी और कांग्रेस इल्जामों के पहाड़ लेकर एक दूसरे पर टूटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि चूक आखिर हुई कहां? तो इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनके दौरों का पूरा प्रोटोकॉल जानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर होती है। पीएम की हिफाजत करने के लिए एसपीजी के कम से कम 40 से 60 अफसर हर वक्त इनके साये की तरह उनके साथ रहते हैं। इनमें एक एसपीजी कमांडेंट भी होता है, जिसका पद एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि एसपीजी के अलावा पीएम के आसपास कोई फटक नहीं सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के इस घेरे को कहते हैं इनर रिंग। इसके अंदर आने की इजाजत किसी को नहीं होती, किसी को भी नहीं। सुरक्षा के इस पहले चक्र के बाद आती है सिक्योरिटी की बाकी लेयर, जो कि लोकल पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मुहैया कराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पीएम कहीं रैली करने पहुंचे तो स्टेज पर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एसपीजी के कमांडो ही तैनात रहेंगे। पुलिस तक इस इनर रिंग में मौजूद नहीं रह सकती।
यानी प्रधानमंत्री सिर्फ एसपीजी के ही साथ चलते हैं, यह है एसपीजी का रोल। लेकिन एसपीजी को अपना रोल पूरी तरह निभाने के लिए लोकल पुलिस का साथ चाहिए होता है, क्योंकि जिस राज्य में पीएम दौरा करने जाते हैं वहां उनके रूट को संभालने के लिए आती है वहां की पुलिस। जब भी प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो उनके रूट की इंचार्ज वहां की पुलिस होती है। इस केस में यह जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले पुलिस उनके दौरे का पूरा रूट क्लियर कराती है। उसका काम यह देखना होता है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा वहां कोई भी सुरक्षा में सेंध न लगा पाए। खासतौर पर वहां आसपास रहने वाले या काम करने वाले लोग पीएम के काफिले के बीच में न आए, यानी पुलिस भीड़ को भी मैनेज करती है। पूरी सड़क का सैनिटाइजेशन प्रधानमंत्री के आने से 3-4 घंटे पहले ही हो जाता है। मतलब कि 3-4 घंटे पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि उस रास्ते पर कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे पीएम को जरा सा भी नुकसान पहुंचे। पीएम की सुरक्षा इतनी पुख्ता होती है कि कोई एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी तक उनका काफिला नहीं रोक सकती। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में सबसे आगे जो 2 गाड़ियां चलती हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट नंबर 1 और एस्कॉर्ट नंबर 2 कहते हैं, उनका बंदोबस्त भी राज्य की पुलिस ही करती है। इन दोनों गाड़ियों के अंदर बैठे जवान लगातार पुलिस के संपर्क में रहते हैं और अगर रास्ते में आगे कोई दिक्कत होती है तो उन्हें तुरंत जानकारी दी जाती है, ताकि पीछे आ रही जिस गाड़ी में पीएम सवार हैं उस पर कोई आंच ना आए। यह तो हुई राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी। अब प्रधानमंत्री जिस सड़क से गुजरेंगे उसकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए ड्यूटी पर लगाए जाते हैं अर्धसैनिक बल के जवान। अगर इस रास्ते पर टावर हैं या ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो उन पर अर्धसैनिक बल अपने स्नाइपर तैनात कर देते ताकि वो ऊंचाई से नीचे नजर रख सकें और कोई भी साजिश नाकाम कर सकें। अब इतना सब करने की बारी तो तब आती है जब प्रधानमंत्री अपने दौरे पर निकल चुके होते हैं। लेकिन पीएम का दौरा शुरू होने से पहले होती है खास मीटिंग। यह होती है एएसएल यानी एडवांस्ड सिक्योरिटी लिएजॉन मीटिंग, जो कि पीएम के दौरे से 3 दिन पहले ही हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री का शेड्यूल पहले से पता हो तो एएसएल की मीटिंग 1 हफ्ते से भी पहले हो जाती है। यह मीटिंग बहुत बहुत अहम है, इतनी अहम कि पीएम कहीं भी जाएं उससे पहले यह मीटिंग होती ही होती है, फिर चाहे वो दिल्ली में अपने घर के पास ही किसी कार्यक्रम में क्यों न जा रहे हैं, क्योंकि इसी मीटिंग के आधार पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की हर डिटेल तय की जाती है। उनके रूट का पूरा खाका तैयार किया जाता है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज पर चर्चा होती है। इस मीटिंग में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसपीजी, लोकल पुलिस और जहां पीएम जा रहे हैं वहां के डीएम मौजूद रहते हैं। मीटिंग में आईबी यह बताती है कि जिस जगह पीएम जा रहे हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं, उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है। सारा गुणागणित करने के बाद एएसएल रिपोर्ट तैयार होती है जो कि प्रधानमंत्री के दौरे की गाइड की तरह काम करती है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब के फिरोजपुर दौरे से पहले हुई एएसएल मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई थी कि वहां प्रदर्शनकारी बवाल खड़ा कर सकते हैं? अगर चर्चा हुई थी तो फिर कैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए? यह सवाल अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में रत्ती भर का रिस्क नहीं लिया जाता और उनके दौरे के लिए सिर्फ एक रास्ते के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, क्योंकि सफर में कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा बैकअप प्लान तैयार रहता है। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए 2 रास्ते तय किए जाते हैं, एक होता है मेन रूट, दूसरा कंटिंजेंसी रूट। होता क्या है कि पीएम का काफिला पहला रूट पकड़ता है, लेकिन दोनों रूट इस तरह तय किए जाते हैं कि अगर पहले रूट पर कोई दिक्कत हुई तो पीएम की गाड़ियां तुरंत दूसरे रूट की तरफ मुड़ जाती हैं, जो कि पहले से ही पूरी तरह सैनिटाइज होता है। यानी जरा सा भी खतरा मोल नहीं लिया जाता। जब तक प्रधानमंत्री इस रूट से गुजर नहीं जाते तब तक किसी को भी उस रूट पर आने की इजाजत नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के लिए सड़क का एक या फिर कुछ जगह सड़क के दोनों ही हिस्से, दोनों सड़कें बिल्कुल क्लियर कर दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली में पीएम के सफर करते वक्त सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक किया जाता है, दूसरी तरफ ट्रैफिक चलता रहता है। लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, अगर वहां पीएम दौरा करेंगे तब सड़क के दोनों ही हिस्सों को, दोनों तरफ के ट्रैफिक को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। यहां तक कि आईबी जिस तरह का इनपुट देती है उसके आधार पर एक हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखा जाता है। सौभाग्य की एक बात है कि फिरोजपुर में पीएम मोदी का रास्ता रोकना उनकी सुरक्षा में बेहद गंभीर चूक का मामला है, लेकिन उसकी जांच से पहले ही पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी और इसे राजनीतिक ड्रामा बताने से भी नहीं चूके, जिस पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं भड़के बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सख्त लहजे में बोलना पड़ा कि पंजाब सरकार सुरक्षा में चूक के जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि इस सवाल का जवाब अब तक पंजाब सरकार या पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी
जब पीएम मोदी बिना किसी रुकावट के पूरी कर चुके थे, तो अचानक उनका काफिला रोकने वाली भीड़ हाईवे पर कैसे आ गई? पंजाब के अमृतसर में इटली के मिलान से पहुंची एक चार्टर्ड फ्लाइट के 125 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बवाल मच गया। इस फ्लाइट से कुल 179 यात्री वहां पहुंचे, जिनमें 125 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एयरपोर्ट पर बवाल मच गया, क्योंकि एयरपोर्ट के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर भेजने की तैयारी करने लगे, जिसका यात्रियों को लेने वहां पहुंचे उनके रिश्तेदारों ने कड़ा विरोध किया। हंगामा कर रहे लोगों ने एयरपोर्ट प्रशासन पर उनके रिश्तेदारों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों ने अमृतसर एयरपोर्ट पर हुई कोरोना जांच पर भी सवाल उठाए। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ कोरोना पॉजिटिव। हालांकि यात्रियों के रिश्तेदारों के विरोध का एयरपोर्ट प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने सभी को एम्बुलेंस के जरिए उनके जिलों के क्वारंटीन सेंटरों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। 160 लोगों का टेस्ट किया गया, 125 गॉट पॉजिटिव। वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों के रिश्तेदारों का हंगामा बढ़ता देख वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। और ये तो विदेश से लौटे लोगों की बात है। देश के अंदर भी पिछले 10 दिनों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों के अंदर कोरोना के नए मामलों की रफ्तार 15 गुना तक बढ़ गई। 27 दिसंबर को कोरोना के करीब 6000 मामले सामने आए थे और 10 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 90,000 के पार पहुंच गया। यही नहीं, इन 10 दिनों में 10% से ज्यादा साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वाले जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 41 पहुंच गई। और अगर बात सिर्फ नए साल के 5 दिनों की करें तो अब तक कोरोना के करीब 2.5 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनका बोझ अस्पतालों पर पड़ना शुरू हो गया है। वहां कोरोना मरीजों के बेड भरने का सिलसिला तेजी से जारी है। मुंबई में जहां एक हफ्ते पहले तक कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व 2% बेड ही भरे थे, वहीं अब यह आंकड़ा 50% तक बढ़ चुका है। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों के 40% बेड भर जाते हैं तो राज्य में लॉकडाउन लगाने पर उद्धव सरकार गंभीरता से विचार करेगी। वहीं दिल्ली के भी अलग अलग अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व 700 से ज्यादा बेड अब तक भर चुके हैं और केजरीवाल सरकार ने सभी निजी अस्पतालों में 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के बेड के भरने का यह आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच चुका है, तो बिहार में भी इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। एक दिन पहले वहां अलग अलग अस्पतालों में 63 बेड कोरोना मरीजों से भरे थे, तो अगले ही दिन यह संख्या बढ़कर 90 के करीब पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर लोग लापरवाह होने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर सख्ती फिर बढ़ा दी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने रोको टोको अभियान को दोबारा शुरू कर दिया, जिसके तहत शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए और जो लोग उन्हें बिना मास्क के दिखे उनका उन्होंने चालान काटा। दोपहिया वाहन चालक बिना मास्क के घूम रहा है, उन्हें लगातार यहां पर रोकने की कार्रवाई की जा रही है। चाहे टू व्हीलर सवार हो या कार सवार, पुलिस वालों ने लापरवाही बरत रहे लोगों के चालान काटने में कोई कोताही नहीं बरती। वार्निंग दे रहे हैं और रसीद भी काट रहे हैं। जबलपुर में मास्क नहीं लगाने वालों का 100 रुपए का चालान काटा जा रहा है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए कुछ राज्यों ने सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा पूरे राज्य में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। भीड़ को कम करने के मकसद से किसी शादी समारोह में 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई। बिहार के अलावा तमिलनाडु में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में रविवार यानी 9 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन का फैसला भी किया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया कि जिन जिलों में कोरोना मरीजों के बढ़ने की दर 4% से ज्यादा है, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही उन जिलों में सभी रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल और स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर 2 बड़े बाजार बंद कर दिए गए। इनमें एक दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में और दूसरा मुकुंद विहार इलाके में। लेकिन बंदिशों की इन खबरों के बीच मुंबई के कांदिवली इलाके से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोरोना नियमों का उल्लंघन कर एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीच सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाया। यह घटना 3 जनवरी की बताई गई, जब उस लड़के ने देर रात बीच सड़क पर अपना जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, सामने आए वीडियो में दिखा कि उस लड़के ने तलवार से एक नहीं बल्कि 3 केक काटे।
इस दौरान उसके कई दोस्त उसके साथ मौजूद रहे। हैरानी की बात यह रही कि किसी ने भी कोरोना नियमों की परवाह नहीं की। यही वजह रही कि जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया, गुना दाखिल किया उनके ऊपर और उसमें उनको दोनों को अरेस्ट किया। बताया गया कि जिसका जन्मदिन था उसके किसी दोस्त ने केक काटने के लिए उसे तलवार दी थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट ही बंद कर दिया, जिसके पीछे वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने यह दलील दी कि राज्य में जितने कोरोना के मरीज हैं उनमें 55% ओमिक्रॉन के हैं और ओमिक्रॉन के इन मरीजों में लक्षण भी काफी कम है, जबकि ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। इसलिए अब यह टेस्ट ही बंद कर दिया गया और जिस मरीज की जैसी तबीयत होगी उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच वहां की सरकार ने यात्रा नियमों में कुछ बदलाव कर दिए, जिसके बाद फ्लाइट से ब्रिटेन पहुंचने वालों के लिए 7 जनवरी से कोरोना टेस्ट कराना जरूरी नहीं रहेगा। यानी कि ब्रिटेन जाने से पहले यात्रियों को कोरोना की जांच नहीं करानी पड़ेगी। साथ ही ब्रिटेन पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटीन भी नहीं रहना होगा। हालांकि जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है यह नियम उनके लिए ही लागू होगा, लेकिन इंग्लैंड पहुंचने के 2 दिन के अंदर लोगों को रैपिड टेस्ट कराना अभी भी जरूरी है, जबकि रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव मिलने के बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट से उसकी पुष्टि के नियम को खत्म करने का फैसला लिया गया है, जो कि 11 जनवरी से ब्रिटेन में लागू हो जाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है, जो तेजी से फैलता है, लेकिन इसके लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं है और इसी गलतफहमी में हम लोगों की लापरवाही भी जारी है, क्योंकि हम ये भूल रहे हैं कि ओमिक्रॉन के 50-60% मरीज हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि 40-50% लोग डेल्टा और दूसरे वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं, जिसने पहली और दूसरी लहर में कहर बरपा रखा है। इसलिए अब भी वक्त है कि हम लोग सावधान हो जाएं और मास्क पहने बिना घर से ना निकलें, क्योंकि अब सिर्फ मास्क ही हम लोगों को महामारी से बचा सकता है। अमेरिका में इस महीने ग्रैमी अवार्ड समारोह नहीं होगा। अमेरिका में कोरोना के बढ़ रहे मामलों की वजह से ग्रैमी अवार्ड समारोह को फिलहाल टाल दिया गया। ये समारोह इसी महीने 31 जनवरी को होना था। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार ने नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन करने की तारीख 2 हफ्ते बढ़ा दी। राजधानी में बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया गया। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। मिताली राज टीम की कप्तान होंगी और हरमनप्रीत कौर उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगी। इसके अलावा हरमनप्रीत न्यूजीलैंड दौरे में T20 टीम की कमान भी संभालेंगी। भारतीय टीम फरवरी में न्यूजीलैंड के साथ T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। इसके बाद मार्च में भी वहीं वर्ल्ड कप खेला जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया। अब जिन भी श्रद्धालुओं, कर्मचारियों, दुकानदारों और होटल वालों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई होंगी, वो मंदिर और आसपास के इलाके में नहीं जा पाएंगे। किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका और जापान की नींद उड़ा दी। उत्तर कोरिया ने एक बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो कामयाब होने की जानकारी सामने आई। और इसके साथ ही साफ हो गया कि साल भले ही बदलते जाएं, किम जोंग उन का हथियारों से प्रेम कम नहीं होने वाला। उत्तर कोरिया ने मिसाइल के टेस्ट की एक फोटो भी जारी की। बताया जा रहा है कि मिसाइल का यह टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। उत्तर कोरिया के पास ये पहली हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो एक ऐसी ही मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। सौभाग्य की एक बात यह कि उत्तर कोरिया की आर्थिक हालत के बारे में दुनिया के किसी देश को कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पास 50 के लगभग एटम बम और अमेरिका तक मार करने वाली 13,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल के अलावा दुनिया की चौथे सबसे बड़ी सेना है। इसकी नुमाइश किम जोंग उन खुद करने में जुटे हैं, जिसकी वजह यही मानी जा रही है कि उत्तर कोरिया हथियारों के दम पर अमेरिका को झुकाना चाहता है, जिसने उत्तर कोरिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे। बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 बदमाशों ने एक लड़के की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। और जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिस को पता चला, उन्होंने उस जगह पर जाकर वहां जुटी भीड़ से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस वालों को वहां से एक गोली भी बरामद हुई, जिससे उस लड़के की हत्या की गई। बताया गया कि वो लड़का अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग पीछे से आए और उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी घटना की जगह पर ही मौत हो गई। और दोनों आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग निकले। खबर है कि पुलिस उस पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। सौभाग्य की बात यह कि पूर्णिया में इस घटना को गैंग वॉर का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि जिस युवक की हत्या हुई वो पूर्णिया के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रिंटू सिंह का करीबी था, जिनकी हत्या 2 महीने पहले हो गई थी।
और तब इस मामले में रिंटू सिंह के घर वालों ने बिहार सरकार में मंत्री के भतीजे पर आरोप लगाया था, जिसमें पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को पकड़ा वो नाबालिग बताए गए, जिन्होंने पैसे लेकर हत्या की बात कबूल की थी। बिहार के समस्तीपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कपड़े की एक दुकान में हथियारों से लैस 2 बदमाश लूट के इरादे से घुस गए। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें साफ दिखा कि दोनों बदमाशों ने दुकान में घुसते ही अपनी अपनी पिस्तौल निकाल ली और दुकानदार से कैश लूटने के लिए उसे धमकाने लगे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद